गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में 1912 में दिया था। इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड भी जानेंगे और साथ में जो इससे संबंधित जो जो प्रूफ्स है उसके बारे में भी जानेंगे। और जो इनसे महत्वपूर्ण सवाल भी आए हैं उनको भी मैं बीच में लेक्चर्स के दौरान बताऊंगा। तो बात करें अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, जिसको हिंदी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं, तो ये 1912 में 1912 में किसने प्रेजेंट किया था? अल्फ्रेड वेगनर ने प्रेजेंट किया था। अल्फ्रेड वेगनर ने इसको प्रेजेंट किया था। अल्फ्रेड वेगनर थे, वो जर्मन भूगोलवेता थे, जर्मन जियोफिजिसिस्ट थे, या पैलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जर्मन विद्वान थे। इन्होंने 1912 के अंदर इसको प्रेजेंट किया। फिर ये 1915 के अंदर एक बुक के फॉर्म में पब्लिश हुआ, जर्मन बुक के फॉर्म में, जिसका टाइटल आपके सामने दिया हुआ है, डाई एंस्टहंग डर कॉन्टिनेंटे एंड ओजेन। तो कॉन्टिनेंट यहाँ कॉन्टिनेंट है और ओजेन मतलब ओशियन है, और डाई मतलब डी के लिए लगा हुआ है, और एंस्टन मतलब ओरिजिन। तो ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन यानी महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति है, ये दिया था। अब ये जो जर्मन किताब थी, ये 1915 में प्रेजेंट हुई, तो और 12 में इन्होंने थ्योरी दी थी। पर इस समय क्या चल रहा था? इस समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो इस तरफ ज़्यादा जो वैज्ञानिक थे उनका ध्यान भी नहीं गया। ज़्यादातर जो साइंटिस्ट थे या फिर जियोग्राफर थे, इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया, इतनी जर्मन भाषा का अनुवाद भी नहीं था, तो इतना ध्यान नहीं गया। जैसे ही ट्रांसलेशन आया, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, अल्फ्रेड वेगनर, ये जॉन बिरम ने ट्रांसलेट किया। तो ये जो ट्रांसलेशन आया, ये 1924 में आया। ये किसने किया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1924 के अंदर फर्स्ट ट्रांसलेशन हुआ इसका, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। तब इस तरफ ध्यान दिया और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने विरोध भी किया इसका, कि भई ये थ्योरी इतनी सही नहीं है। तो इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए जो अल्फ्रेड वेगनर है, वो अपनी बहुत सारे प्रूफ्स के साथ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें एविडेंस लेके आते हैं, और इसी थ्योरी को प्रूव करते-करते वो ग्रीनलैंड में एक तूफान में फँस जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जो ये तीसरा उनकी यात्रा थी ग्रीनलैंड की, या नॉ ग्रीनलैंड की तरफ तीसरी यात्रा थी। वो अपने जो पैलियो क्लाइमेट की पूरा जलवायु के जो आंकड़े वगैरह इकट्ठा करने के लिए जाते थे, तो तीसरी यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। ग्रीनलैंड के अंदर ही वो दफन हो जाते हैं। तो अब इसके बारे में, इसके आगे की थोड़ी-सी देखेंगे कि इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया मुख्य रूप से। तो इस थ्योरी में इन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ी। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के दौरान हमने देखा कि कार्बोनिफेरस पीरियड होता है किसमें? पैलियोजोइक इरा के अंदर होता है। तो पैलियोजोइक इरा के अंदर एक पैंजिया महाद्वीप था। पैंजिया सुपर महाद्वीप था, सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर महाद्वीप मतलब बहुत सारे महाद्वीपों को भी एक साथ मिलाने से भी बनता है, वो सुपर कॉन्टिनेंट होता है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट को मिलाने से। इसके चारों ओर एक विशाल जल राशि थी, विशाल ओशियन था, सुपर ओशियन था, जिसका नाम पैंथालासा रखा गया। अब ये जो अ, इसका क्या हुआ? विखंडन हुआ, इसका क्या हुआ? ब्रेकअप हुआ। और इसका ब्रेकअप है वैगनर के अनुसार। वैगनर बोलता है इसका ब्रेकअप कब हुआ? वैगनर कहता है कि ये ब्रेकअप है कार्बोनिफेरस में होता है। कब होता है? कार्बोनिफेरस में ब्रेकअप होता है। ये वैगनर बोलता है। और रियलिटी में जो ब्रेकअप है, इसका जो ब्रेकअप है वैगनर के दौरान, तो ये होता है, वैगनर बोलता है कि कार्बोनिफेरस पीरियड में इसका विखंडन होता है। जबकि रियलिटी में, वास्तविकता में, जब हमने बाद में पता चला हमें, तो जब इन्होंने दी थी तब इतना कुछ अंदाजा नहीं था। बाद में पता चला कि रियलिटी में, वास्तविकता में कब हुआ? 200 मिलियन ईयर एगो। तो 200 मिलियन ईयर अगो क्या लगा था? 200 मिलियन
ईयर अगो अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ी तो उस समय लगता है जुरासिक पीरियड। कौन सा लगता है? जुरासिक। अब 200 से जस्ट पहले क्या था? ट्राइसिक। ये मेसोजोइक इरा की बात हो रही है। ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। तो लगभग लगभग क्रिटेशियस के एंड और जुरासिक के दौरान ये रियलिटी में 200 मिलियन ईयर पहले, 200 मिलियन ईयर पहले ही ये ब्रेकअप हुआ है, इसका टूटना स्टार्ट हुआ है। इसका टूटना कब स्टार्ट हुआ? ये हुआ। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर सवाल आया 2024 में कि वैगनर के अनुसार पैंजिया का ब्रेकअप कब हुआ? तो कार्बोनिफेरस हुआ। रियलिटी में कब हुआ? 200 मिलियन ईयर ये अगो हुआ। 200 मिलियन साल पहले हुआ। तो 200 मिलियन साल पहले क्या होता है? 200 मिलियन में होता है जुरासिक। क्रिटेशियस का एंड कह दो और जुरासिक का स्टार्टिंग कह दो। ये 200 मिलियन वो एक पॉइंट है। तो इस दौरान ये टूटा। अब ये बात तो ठीक है कि ये पैंजिया था और पैंथालासा था, और अब ये जुरासिक में मैं कह रहा हूँ कि टूटा है। अब इन्होंने तो जो कहा था कार्बोनिफेरस में टूटा है, पर हमें पता चल गया है। अब ये टूटा तो ऊपर वाला जो भाग है, उत्तरी भाग है, वो कहलाया लोरेंजिया, और नीचे वाला भाग है वो कहलाया गोंडवाना लैंड। तो लोरेंजिया, जिसको अंगारा लैंड भी कहते, लोरेंजिया या फिर इसको अंगारा लैंड भी कहते हैं हिंदी में, ये उत्तरी भाग था। दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लैंड है। उत्तरी भाग में क्या था? नॉर्थ अमेरिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, और यूरेशिया, मतलब इंडिया को छोड़ के जो यूरेशिया था, यूरोप, एशिया, तो वो वाला भाग हो गया। दक्षिणी भाग में, साउथ भाग, ये नॉर्दर्न भाग था। दक्षिणी भाग में दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका हो गया, मेडागास्कर हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये सारा भाग है दक्षिणी भाग में था। बीच में जो उन्होंने जल राशि बताई छिछली, वो थी टेथीस सागर। बीच में जो सी बताया वो था टेथीस सी। तो ये बताया। अब ये तो इन्होंने भाई बताया कि भाई ऐसा होता है। अब इसकी थोड़ा-सा हम बैक में जाते हैं कि केवल इन्हीं इन्हीं ने बताया कि इससे पहले भी कुछ बताया गया। तो इतिहास में बात करें कि आप देखते हो कि भई आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, विश्व का मानचित्र देखा होगा। तो विश्व का मानचित्र जब भी आप देखते हो, तो मतलब किसी को लगा होगा, किसी को नहीं लगा होगा। जब मैंने बचपन में देखी थी वर्ल्ड का मैप देखा, तो मुझे लगा कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका है, ये एक दूसरे में समाहित हो सकते हैं, एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। तो ये जो फिट होने वाली है, आप बच्चों के खिलौने वगैरह देखते हो, पजल्स देखते हो, तो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, ऐसा कुछ उनमें होता है। तो जिग्सा पजल बोलते हैं इनको। तो ये जो फिटिंग वाली चीज है, ये है जिग्सा फिट। तो इस बारे में कहा गया कि भई ये एक दूसरे के फिट, मतलब एक दूसरे के पास थे, ऐसा अनुमान लगाया गया। तो ये अनुमान सबसे पहले डच कार्टोग्राफर अब्राहम अब्राहम ओर्टेलियस ने लगाया 1596 के अंदर। डच मानचित्रकार थे अब्राहम ओर्टेलियस। इन्होंने ये अंदाजा लगाया 1596 में, 1596 में। इसके बाद में एक ब्रिटिश ब्रिटिश और थे, इन्होंने भी अंदाजा लगाया, और इन ब्रिटिश का जो नाम था फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ने भी इसके बारे में अंदाजा लगाया। ये लगभग लगभग 1620 के अंदर लगाया। 1620 में इनके लगभग 24 साल बाद एक अ, ब्रिटिश विद्वान थे फ्रांसिस बेकन, इन्होंने लगाया। उसके बाद में अगर बात करें तो हम्बोल्ट, हमने हम्बोल्ट का नाम भी सुना है। हम्बोल्ट ने भी इस बात को लगभग समर्थन ही दिया था कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों जुड़े हुए थे। ये एक दो दोनों जुड़े हुए थे, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। फिर एंटोनियो स्नाइडर पेलेग्रिनी ने एक मैप बनाया पूरा, और उस मैप में इन दोनों महाद्वीपों को जुड़ा हुआ बताया। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था एंटोनियो स्नाइडर पेलेग्रिनी ने। ये फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने 1858 में, आपको पता होगा कि हम्बोल्ट की मृत्यु हुई थी 1859 में। तो ये 1858 में एंटोनियो स्नाइडर पेलेग्रिनी है, ये मैप बनाते हैं। फिर उसके बाद में एफ बी टेलर आते हैं। एफ बी टेलर, ध्यान रखना, ये ग्रिफिथ टेलर नहीं है, एफ बी टेलर है। तो एफ बी टेलर है, इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अपनी थ्योरी दी थी, पर ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने के लिए थी, इसको पर्वत निर्माण को, ओरोजेनी को,
जो पर्वत निर्माण हुआ है, उसको जैसे हम देखते हैं रॉकीज, एंडीज वगैरह देखते हैं, तो ऐसे पर्वतों के जो टर्सरी काल में जो बने हुए हैं, टर्सरी पीरियड में जो बने हुए हैं, हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखा, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी, 1908 के अंदर दी, एफ.बी. टेलर ने, टर्सरी की ओरोजेनी के लिए दी थी। और इनका पब्लिकेशन है, 1908 में इन्होंने थ्योरी दी थी और 1910 में ये पब्लिकेशन हुआ था। तो कहीं-कहीं पे आपको 1908 दिखेगा, 1910 में भी दिखेगा, तो 1908 में दे दी थी और 1910 में क्या हुआ था, 1910 में ये पब्लिश हुआ था। तो ये एफ.बी. टेलर है, ग्रिफिथ टेलर नियो डिटर्मिनिज्म वाले हैं, नव निश्चयवाद वाले वो अलग है। एक और है एडी टेलर, एडी टेलर, टेलर नाम से कई विद्वान हुए। तो एडी टेलर ने या ए टेलर, एजी टेलर है या एडी है, आप देखना। इन्होंने कहा था कि जो भारत और श्रीलंका के बीच में एक कैनाल बनानी चाहिए, जो हम एडम ब्रिज बोलते हैं या फिर राम सेतु बोलते हैं, जो लंका के लिए राम गए थे तो वही पत्थर तैरने के लिए डाले थे, तो उससे बना है, जैसे दंत कथाओं में या फिर जो पौराणिक कथाओं में बताते हैं, पौराणिक कथाओं में बताते हैं। तो पौराणिक कथा बताते हैं वहां से कैनाल बनाई जाए, हालांकि वो आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद होगा, परंतु अ, जो धार्मिक विश्वास के कारण ऐसा कोई भी डिसीजन हम नहीं लेते हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक विश्वास है, तो उनको नहीं तोड़ा जा सकता। तो वो टेलर है, ये एफ.बी. टेलर है। तो ये कुछ इतिहास था इससे पहले वाला। इसके अलावा एक और, ये महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के लिए जो वैगनर तो बात करते हैं, वैगनर ने कहा कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के लिए उन्होंने थ्योरी दे दी, 1912 में, 15 में किताब भी पब्लिश कर दी। तो वो, इससे पहले भी किसी ने महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के लिए एक हाइपोथेसिस दी थी। ये एक बार नेट के एग्जाम में भी पूछी हुई है, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस। टेट्राहेड्रल मतलब एक चतुष्फलक, हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलक, जिसके 4 फलक हो। क्या हो? 4 फलक हो। ऐसा कि जिसके 4 फलक हो। मतलब 4 फलक होंगे, जैसे ये एक इस तरफ है, फिर दूसरा इस तरफ होगा, तीसरा उसके पीछे होगा, तीसरा इसके पीछे होगा और एक इसके बेस में होगा। तो 4 फलक, ये 1, ये 2, 3 इसके है पीछे और 4 है इसके नीचे, 4 है इसके नीचे बॉटम में। तो ये 4 फलक वाला जैसे कोई पिरामिड बना हुआ हो, ऐसा पिरामिड शेप का ऐसा बना हुआ, ऐसा उन्होंने बताया कि ऐसा, ऐसी एक पृथ्वी है, वो ऐसी थी, चतुष्फलक ऐसी ही है उनके अनुसार। ये दी थी 1875 में, किसने दी थी? नाम पूछा जाता है, लोथियन ग्रीन ने दी, लूथियन ग्रीन ने 1875 में दी। इन्होंने कहा कि जो ये किनारे हैं, इन किनारों पे क्या है? महाद्वीप है। जैसे ऊपर की साइड यूरोप है, नीचे की साइड अंटार्कटिका महाद्वीप है, इधर की साइड साइबेरिया है, इधर की साइड कनाडा, ये ऊपर से है, देखो ऊपर से देख रहे हैं हम व्यू, इस चतुष्फलक के ऊपर से देख रहे हैं। तो यूरोप ऊपर है इस कोने में, इस कोने में साइबेरिया है, इस कोने में कनाडा है, इस कोने में अंटार्कटिका है, और बीच के जो ये पूरे बेस है, यहाँ पे क्या है? महासागर है। तो ये 4 फलक है, तो 4 फलकों पे 4 महासागर। इधर आर्कटिक सी हो गया, आर्कटिक यूरोप से, साइबेरिया से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, इधर कनाडा हो गया। तो ये आर्कटिक सी हो गया, एक तरफ क्या हो गया? अटलांटिक सी हो गया, एक तरफ इंडियन ओशियन हो गया, और बेस में क्या हो गया? बेस में पूरा पैसिफिक हो गया, पूरा प्रशांत महासागर हो। तो आर्कटिक, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, और नीचे की साइड है वो हो गया प्रशांत महासागर, पैसिफिक सी। तो ये इन्होंने ऐसे ही स्केच बनाया था, इनको स्केच मैप ऑफ साउथ पोलर रीजन एज फार, ये वापस ऐसे इस तरीके से बताते हैं। और ये भी अंटार्कटिका का बता दिया, ये इस तरह से टेट्राहेड्रल कोलैप्स, इस तरह से बताते हैं। मेन चीज ये है, आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं, ज्यादा डीप में जाना नहीं, क्योंकि ये थ्योरी ऐसा कोई पृथ्वी चतुष्फलक तो है नहीं, है नहीं, तो थोड़ी नॉनसेंस थ्योरी है। नॉनसेंस थ्योरी है, पर उन्होंने शुरुआत तो करी थी, शुरुआत करी थी, तो जो भी नॉनसेंस भी हो तो उसके बारे में हमें जानना होगा। तो ये कुछ इतिहास हो गया। अब हम वापस आते हैं कि आप थ्योरी दे रहे हो तो कुछ आपको क्या देने होंगे? प्रमाण देने होंगे, कुछ
साक्ष्य देने होंगे, तो प्रमाण या साक्ष्य एविडेंस देने होंगे, और एविडेंस प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने वैगनर ने अपना, वो जियोफिजिसिस्ट भी थे और साथ ही साथ पैलियोक्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जलवायु विज्ञानी थे, और जलवायु विज्ञानी में अभी पुरानी जलवायु है, पास्ट क्लाइमेट के डेटा है, उसमें उनका काफी इंटरेस्ट था। तो पहली बात तो जिग्सा फिट वाली कहानी तो पहले से भी, कि भाई अफ्रीका है और दक्षिण अमेरिका है, ये दोनों एक दूसरे, साउथ अमेरिका है, ये दोनों एक दूसरे में फिट हो रहे हैं, तो ये बात तो कोई नई नवेली बात नहीं थी। एंटोनियो स्नाइडर वगैरह के मैप उन्होंने पहले ही बन गए थे, तो एक ये चीज तो थी, और इन्होंने भी इसको समर्थन किया। दूसरा इन्होंने कहा कि रॉक यानी कि चट्टाने, और दूसरा माउंटेन्स, चट्टाने और माउंटेन्स, इनमें कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है, समानता देखने को मिलती है। तो मैचिंग रॉक टाइप्स एंड स्ट्रक्चर, जैसे आप देखोगे स्कैंडिनेवियन और ब्रिटिश, जो ब्रिटेन है, और इधर नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की रॉक के अंदर और दूसरा माउंटेन्स के अंदर बहुत सारी समानता देखने को मिलती है। ये समानता महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिग्सा फिट को इत्तेफाक मान सकते हैं, तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि चट्टानों यानी रॉक्स की एज वगैरह भी सेम है, उनकी कंपोजिशन वगैरह है जो माउंटेन्स का वो सेम है, माउंटेन का कंपोजिशन सेम है, रॉक की एज भी कुछ सेम दिख रही है, तो ये सिमिलरिटी देखने को मिलती है चट्टानों और माउंटेन्स में। तीसरी उन्होंने जीवाश्मों के कोरिलेशन में, जीवाश्मों की समानता के बारे में बताया कि ये जीवाश्म है, वो इधर भी पाए जा रहे हैं, दक्षिण अमेरिका में भी पाए जा रहे हैं, साउथ अमेरिका में, और वही जीवाश्म है आपके पाए जा रहे हैं अफ्रीका के अंदर। कुछ क्लाइमेटिक एनामलीज के बारे में बताया कि कुछ इक्वेटर के पास ग्लेशियर के प्रमाण हैं, तो इक्वेटर पे इतनी गर्मी पड़ती है, भूमध्य रेखा पे इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी इंसोलेशन होता है कि वहां ग्लेशियर हो ही नहीं सकता, और वहां पता चल रहा है कि ग्लेशियर था, यहाँ पे ग्लेशियर था। तो कैसे भाई, सूरज की किरण सीधी पड़ रही है, सन रेज सीधी पड़ रही है, तो ग्लेशियर यहां तो नहीं हो सकता, कैसे था? तो या तो ये है कि भाई ये जो महाद्वीप है कहीं और जगह थे, महाद्वीप कहीं और जगह थे, तो ये हो सकता है तभी ऐसा हो। तो इन्होंने इस बात को, जो क्लाइमेटिक एनोमली है, जो जलवायु विषमता है, वे ऐसा कैसे कि भाई दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई पोल होगा तभी ये ग्लेशियर हो, और वो जगह इक्वेटर के पास है। तो ये कुछ 4 प्रमाण ये इन्होंने दिए थे। इनकी मृत्यु है 1930 में हो गई, उसके बाद भी कई प्रमाण आए, कई एविडेंस आए। अब दूसरे, अब इसमें देखें कि ये जिग्सा फिट तो आपको दिख ही रहा है, जिग्सा फिट एक तरह का दिख रहा है, ये फिटिंग भी दिख रहा है। इसके साथ-साथ इसमें फॉसिल्स का भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फॉसिल्स का भी दिख रहा है। तो ये 4 फॉसिल्स के जो नाम है वो आपको याद करने हैं। एक तो है ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति, ग्लोसोप्टेरिस वेजिटेशन है, वो गोंडवाना लैंड है, पूरा गोंडवाना लैंड है। ये क्या है? गोंडवाना लैंड है। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। तो इस पूरे भाग में आप ये ग्रीन कलर का देख रहे हो, तो वो दक्षिण अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, मेडागास्कर में भी है, इंडिया में भी है, अंटार्कटिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में, सब में है। तो ये सब में पाई जा रही है ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति। केवल गोंडवाना लैंड में पाई जा रही है, अदरवाइज कहीं नहीं पाई जा रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये वनस्पति पहले ये पूरा जुड़ा हुआ था तब मौजूद थी, अब फिर ब्रेकअप हो गया, अब भी मौजूद है। तो मतलब अब तो जीवाश्म के रूप में ही है, मतलब पहले किसी काल में थी, तो अब सब जगह जीवाश्म मिलते हैं, इनके फॉसिल्स मिलते हैं। तो ये फॉसिल्स है जीवाश्म में, तो ये अभी वर्तमान में नहीं है। फॉसिल्स मतलब पहले थे, जैसे डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, वो पहले थे, अब नहीं है। इसके अलावा रेप्टाइल्स है, ये 3 रेप्टाइल्स के नाम है। रेप्टाइल्स जैसे कि सांप, स्नेक है, वो रेप्टाइल कुल का है। रेप्टाइल को हम बोलते हैं सरीसर्प। तो सरीसर्पों के, रेप्टाइल्स के भी क्या मिलते हैं? रेप्टाइल्स के भी फॉसिल्स मिलते हैं। तो 2 फॉसिल्स तो ये याद करने हैं। एक तो ये सी
एक एम, सीएम से, चीफ मिनिस्टर से, याद कर लो। ये दोनों के दोनों अफ्रीका और साउथ अमेरिका है। अफ्रीका और साउथ अमेरिका में एक है साइनोगैंथस, ए ट्राइसिक लैंड रेप्टाइल। ये ट्राइसिक पीरियड में था। क्या था? ट्राइसिक लैंड रेप्टाइल था। अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर लंबा था। तो ये साइनोगैंथस है। साइनोगैंथस है, ट्राइसिक में लैंड का रेप्टाइल था, लैंड पे चलता था, ऐसा रेप्टाइल था। दूसरा सी एम, एम है मेसोसोरस। मेसोसोरस था, वो फ्रेश वाटर का रेप्टाइल था, जो छिछला पानी होता है, छिछला पानी होता है, सैलो वाटर होता है। इस सैलो वाटर में ये कौन सा मेसोसोरस है, उस फ्रेश वाटर का रेप्टाइल। ये भी साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ये दोनों कहां है? अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। तो ये फ्रेश वाटर का रेप्टाइल है। अब इतना अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका इतने दूर है कि पॉसिबल ही नहीं है कि वो भाई इतना तैर के चले जाए वहां पे, अमेरिका से, साउथ अमेरिका से अफ्रीका तैर के चले जाए, या उधर से जो अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका चले जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ये इतने दूर तो नहीं जा सकते, छिछले, वो भी मीठे पानी के हैं तो वो दूर नहीं जा सकते, तो इनके फॉसिल्स मिल रहे हैं। तीसरा जो फॉसिल मिल रहा है, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया और अंटार्कटिका, ये है ट्राइसिक का लैंड रेप्टाइल है। ये है लिस्टोसोरस। ये तो थे साइनोगैंथस और मेसोसोरस, ये वाले हैं लिस्टोसोरस। लिस्टोसोरस आपको ये रेप्टाइल दिख रहे हैं, ये तीनों सरीसृप है, इनके फॉसिल्स मिलते हैं। तो ये फॉसिल्स की सिमिलरिटी के बारे में इन्होंने ध्यान दिया। इसके अलावा अब ये मेसोसोरस है, ये थोड़े से लंबे, 3 मीटर लंबे। अभी हम बात कर रहे थे कौन से वाले लंबे थे? अच्छा, साइनोगैंथस लंबे थे। साइनोगैंथस है 3 मीटर लंबे। मेसोसोरस, ये लिस्टोसोरस, ये दोनों तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका में। ये वाला जो है, ये अफ्रीका से शुरू होता है और पूरा इधर वाला साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, इंडिया, अंटार्कटिका, ये मेडागास्कर, इसमें पाया जा रहा है। इसके अलावा ऐसा पेड़ था जिसकी, वर्तमान में तो नहीं है, पर ऐसा पेड़ था, ऐसा वेजिटेशन थी, ग्लोसोप्टेरिस। ये वनस्पति पूरे गोंडवाना लैंड में पाई जाती थी। अब गोंडवाना लैंड ब्रेकअप हुआ और उसके बाद में इसके सबके फॉसिल हमें देखने को मिलते हैं। पास्ट क्लाइमेट के डेटा, पुराने जो क्लाइमेट के डेटा, यहाँ पे आपको कुछ चट्टाने हैं जिसपे कुछ घिसावट दिख रही है, स्टेरिएशन दिख रहा है। जो ये खरोचें कहां से बनी? ये खरोचें बनी हैं ग्लेशियर के। अब ये जो आपको जगह दिख रही है, ये इक्वेटर के पास है या ट्रॉपिकल एरिया में है, उष्णकटिबंधीय इलाकों में है, जहां पे बर्फ का या ग्लेशियर का सवाल ही पैदा नहीं उठता, वहां पे ऐसे देखने को मिलती है। तो ये कैसे संभव है कि भाई ट्रॉपिकल एरिया है और वहां ग्लेशियर हो? तो ये तो अ, जो मतलब बहुत ही कोई हिल रही हो तब हो सकता है कि बहुत ही ऊंची हिल हो तब हो सकता है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये हो ना हो, ये जगह है कहीं ना कहीं पोल के आसपास रही होगी, तभी ये बना। तो ये जैसे भारत के अंदर भी आप देखते हो, भारत के अंदर राजस्थान में देख सकते हो, बाप बोल्डर बेड है, वहां पे देख सकते हो। तो भारत के अंदर भी ये ग्लेशियल जो एविडेंस है, टिलाइट वगैरह देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? टिलाइट। टिलाइट होते हैं जो ग्लेशियल डिपोजिशन से बनते हैं। टिलाइट क्या है? ग्लेशियल डिपोजिशन, हिमानी के निक्षेपण से बनते हैं। तो ऐसे आपको पूरे अ, देखने को मिलते हैं, जहां पे ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे ये सब देखने को मिलता है। तो ये भी एक एविडेंस है कि आप ट्रॉपिकल एरिया में ग्लेशियर कैसे देख सकते हो, और वो वहां पे मिल रहा है। दूसरा, जो पास्ट क्लाइमेट डेटा में एक चीज तो ये हो गई कि ये एविडेंस है भाई ऐसा। दूसरा है कि जो कोयला है, बिटुमिनस कोयला है, वो बिटुमिनस कोयले के भंडार है, वो ऐसी जगहों पे मिल रहे हैं जहां पे कोई वनस्पति नहीं है। और जहां पे कोई वनस्पति नहीं है, और वनस्पति के बिना कोयला कैसे बन सकता है? वेजिटेशन के बिना कोई कोयला कैसे बन सकता है? तो जहां पे वेजिटेशन ही नहीं है, अंटार्कटिका के नीचे कोयले के भंडार देखने को मिल रहे हैं। तो अंटार्कटिका में भी कोयला कहां से आ गया? वहां वेजिटेशन ही नहीं है। पोलर एरिया के अंदर वेजिटेशन है ही नहीं, तो ऊपर की ओर साइबेरिया में भी देखने को मिल रहा है। तो साइबेरिया में भी कोयले के भंडार है। अब साइबेरिया में कोयले के भंडार के बारे में जैसे कि हमबोल्ट गए थे जार के आह्वान पे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ मिनरल्स खूब भरा हुआ पड़ा है, जबकि वेजिटेशन नहीं है, वनस्पति नहीं है और वहां पे, तो ये भी
हो ना हो ये वाला एरिया कभी ना कभी इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल एरिया में रहा होगा और एक बहुत बड़ा जंगल, बहुत बड़ा फॉरेस्ट रहा होगा और फिर वो दब गया और समय के साथ ये सारी जो महाद्वीप है वो विस्थापित हो गए और विस्थापित हुए, तो वो कोयला तो बना तो इक्वेटर के पास से, ट्रॉपिकल एरिया से। आज यहाँ पे तो हो ना हो महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये इनके एविडेंस हो गए। हमने माउंटेन की बात की, हमने रॉक्स की बात की, हमने फॉसिल्स की बात की, हमने जिग्सा पेट की बात की, हमने पास्ट क्लाइमेट डेटा की बात की जिसमें ग्लेशियल टिलाइट एंड बिटुमिनस कोल डिपॉजिट की बात की। तो ये इन्होंने बातें की। ये अपनी अब एविडेंस की बात तो करते हो पर थ्योरी के लिए आपके पास कोई बल तो होने चाहिए, कोई फोर्स तो होने चाहिए। तो इन्होंने दो बलों की बात की और दो बलों में पोलर फ्लिंग फोर्स और दूसरा है टाइडल फोर्स। पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स की बात की। पोलर फ्लिंग फोर्स की बात करें तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। तो ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन से क्या होता है, आप जैसे कि कोई बाल्टी के अंदर पानी, छोटी बाल्टी आपने कभी ली होगी बचपन में और इसको चारों ओर ऐसे हाथ से घुमाया होगा, तो वो पानी नहीं गिरता। हम इतनी स्पीड से घुमाते हैं कि वो पानी नहीं गिरता। किस लिए नहीं गिरता कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की ओर लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की ओर लगता है, केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी घूमेगी तो कोई भी चीज है वो इक्वेटर की तरफ आएगी। किस तरफ आएगी? इक्वेटर की तरफ आएगी और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की तरफ आएगी। आप इक्वेटर पे एक बल्ज देखते हो, पृथ्वी पृथ्वी का डायामीटर कहां लंबा है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कहां लंबी है, पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस है, वो कहां लंबी है? वो लंबी है इक्वेटर के पास। क्यों लंबी है? क्योंकि पृथ्वी घूमती है, तो जैसे कि घूमने से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगता है, तो एक बल्ज सा थोड़ा सा उभार है। पृथ्वी ऊपर से पोल एरिया से पिचकी हुई है और बाहर इधर इक्वेटर की ओर निकली हुई है। तो जो पोलर फ्लिंग यानी पृथ्वी के घूमने से जो बल लगता है, तो इस इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड बाय अर्थ के रोटेशन से, दैट पुशेस मास टुवर्ड द इक्वेटर, causing continuous to flee that poles and move toward the equator। तो इससे इनसे गति कैसे होती है महाद्वीपों की? इक्वेटर की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ जो गति होती है, उसका कारण क्या है? पोलर फ्लिंग फोर्स, ध्रुवीय फ्लिंग फोर्स, भूमध्य रेखा की ओर जो गति होती है महाद्वीपों की, कॉन्टिनेंट की जो गति होती है वो इस कारण होती है। दूसरा फोर्स है टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स ज्वारीय बल। क्या है? ज्वारीय बल। ज्वारीय बल है, इसकी वजह से जो महाद्वीप है उनका जो मूवमेंट होता है वो होता है वेस्टवर्ड। किधर होता है? वेस्टवर्ड मूवमेंट होता है। पश्चिम की तरफ जो मूवमेंट होता है महाद्वीपों का, वो इस कारण होता है। क्यों होता है पश्चिम के कारण? कि सूर्य, चंद्रमा है, सन एंड मून है, ये क्या करते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं और जैसे ग्रेविटेशन से, सन एंड मून के ग्रेविटेशन से ज्वार आता है, टाइड आती है, वैसे ही ये पानी पे लगाते हैं तो महाद्वीपों पे भी लगाएंगे और महाद्वीपों पे लगाएंगे तो महाद्वीप पे थोड़ा सा हम चुंबक की तरफ ऐसे जैसे कोई जादू कर रहे हैं वैसे उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे तो पृथ्वी तो घूम रही है पर उसको हम खींच रहे हैं। पृथ्वी घूम रही है, अर्थ घूम रही है, पर हम थोड़ा थोड़ा उसको खींच रहे हैं। किसको खींच रहे हैं? महाद्वीप को खींच रहे हैं, कॉन्टिनेंट को खींच रहे हैं। तो वो पृथ्वी थोड़ी सी आगे चली गई घूम के और कॉन्टिनेंट है थोड़ा पीछे रह गया। तो कॉन्टिनेंट थोड़ा पीछे यानी वेस्टवर्ड साइड, पर अर्थ कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। तो पृथ्वी तो आगे चली गई, कॉन्टिनेंट पीछे रह गया। अब पीछे रह गया मतलब वेस्ट की साइड मूवमेंट कर रहा है। हालांकि जो टाइडल फोर्स है वो इतना है नहीं, जो जितना है उससे कोई हजारों गुना, लाखों गुना ज्यादा हो तब कहीं ये हो सकता है। इतना तो नहीं है, पर उन्होंने ये अनुमान लगाया। उनके ये साक्ष्य थे कि टाइडल फोर्स और पोलर फ्लिंग फोर्स। तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा, आलोचना की कि ये बल
सफिशिएंट ही नहीं है कि ये कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करवा सके, महाद्वीपों को विस्थापित करवा सके। तो इस इनके जो क्रिटिसाइज करने वाले थे, आलोचक थे, वो इन्होंने इसकी आलोचना की और आलोचना में कहा कि ये बल तो सफिशिएंट ही नहीं है। तो ये सफिशिएंट नहीं है। इसके सफिशिएंट नहीं है, तो बाद में हालांकि इनको तो नकार दिया गया। बाद में जो होम्स महोदय आए, होम्स महोदय ने होम्स ने कौन सा दिया? कॉन्वेक्शन करंट थ्योरी दी। और कॉन्वेक्शन करंट थ्योरी में ये लगभग 1930 1929-30 के आसपास ये थ्योरी दी थी। तो कॉन्वेक्शन करंट थ्योरी, सहवहनीय तरंग सिद्धांत, इसके अंदर इन्होंने कहा, इसके अंदर कहा कि रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। पृथ्वी के अंदर क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। और वो रेडियो एक्टिव तत्व क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हीट प्रोड्यूस होती है। रेडियो एक्टिव हीट प्रोड्यूस होती है। और इस रेडियो एक्टिव हीट से क्या, कहीं पे हीट ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो कॉन्वेक्शन होता है। तो ये इस रेडियो एक्टिव हीट से क्या प्रोड्यूस होती है? कॉन्वेक्शन करंट, सहवहनीय तरंगें। जैसे आप दूध गर्म करते हो, तो दूध के अंदर क्या होता है? ऊपर दूध के अंदर क्या होता है? नीचे के पार्टिकल गर्म होते हैं, वो गर्म होते हैं, ऊपर की ओर गति कर दे, ऊपर वाले ठंडे नीचे आते हैं। तो ये क्या है? कॉन्वेक्शन करंट। तो ऐसी कॉन्वेक्शन करंट है, वो कहीं पे कुछ ठंडा होता है, कुछ गर्म होता है, तो उनके बीच में, ठंडे और गर्म के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो कॉन्वेक्शन के माध्यम से होता है। तो हीट ट्रांसफर होता है, तो ये कॉन्वेक्शन करंट पैदा होती है। इस कॉन्वेक्शन करंट से कुछ तरंगें ऊपर जाती है, तो महाद्वीपों का कुछ भाग है वो ऊपर उठता है, कुछ भाग नीचे जाते हैं, कुछ भाग है वो नीचे जाते हैं। तो जहां से नीचे जाते हैं वहां पे कुछ बैठता है। तो इस तरीके से अगर ये ऊपर की ओर उठेगा तो क्या होगा? डाइवर्जेंस, दूर जाएंगे महाद्वीप, ऐसा हो सकता है, दूर जाएंगे। और जहां नीचे बैठ रहा है तो क्या होगा? एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो महाद्वीप का विस्थापन समझाने के लिए एक तरह से उन्होंने अपना दिया था। तो इस वजह से ये इसको समझा सकता है, ये इसको समझा सकता है। कॉन्वेक्शन करंट है वो वैगनर की थ्योरी को थोड़ा मजबूत करता है, पर जब तक इन्होंने दिया तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी, शायद 1930 के अंदर हुई। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, 1930 के ही अंदर हुई थी। तो ये थ्योरी देते हैं तब तक उनकी मृत्यु हो जाती है, थ्योरी देते हैं तब तक मृत्यु हो जाती है। तो ये इन्होंने दिया था, होम्स का पूछा जाता है 1929-30 के आसपास, कहीं पे 28-29 भी लिखा हुआ है। तो ये थ्योरी देते हैं। इनके तो सफिशिएंट नहीं थे, पर होम्स वाला थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने में सक्षम था। अब वैगनर ने क्या दिया? जिग्सा फिट दिया, जीवाश्मों का कोरिलेशन, फॉसिल का कोरिलेशन, रॉक्स और माउंटेन का कोरिलेशन, पास्ट क्लाइमेट का डेटा, ये तो वैगनर देता है। उसके बाद में भी कोई लोग आते हैं, वो देते हैं प्लेसर के डिपॉजिट। प्लेसर होता है जो कीमती धातुएं होती है, जैसे सोना, सोने के डिपॉजिट, सोने के डिपॉजिट आपको देखने को मिलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स। तो प्लेसर डिपॉजिट जैसे आप देखोगे नदियों के अंदर मिलता है। प्लेसर डिपॉजिट कहाँ मिलता है? नदियों के अंदर। ये थोड़ा सा भारी होता है, तो भारी होता है, उसकी डेंसिटी भारी होती है। तो नदियों के अंदर भी कई ऐसी नदियां देखी होगी, रिवर्स देखी होगी। हाँ, गोल्ड डिपॉजिट। तो नदियों के अंदर से भी सोना निकाला जाता है। कई बार अफ्रीकी देशों वगैरह में आप देखा होगा, वो ऐसा एक इक्विपमेंट रखते हैं और इक्विपमेंट में पूरा जो पैंदे से, नदी के पैंदे से पूरा उसमें लेते हैं पानी के साथ, फिर उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं। तो घुमाते हैं तो जो हल्का पदार्थ होता है वो बाहर चला जाता है और मेटल पीछे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। आप एक वीडियो देखना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा अफ्रीकी देशों वगैरह पे। तो ये जो प्लेसर डिपॉजिट की बात करें, तो सोने की, जो सोना है, सोना एक वीन्स से निकलता है। सोना कैसे निकलता है? वीन से निकलता है, सिराओं से निकलता है। तो ये सोने की सिराएं हमको मिलती है कहाँ पे? ब्राजील में। और
सोना मिल रहा है यहाँ पे अफ्रीका के अंदर। तो अफ्रीका के अंदर ये सोना कहाँ से आया, इसकी विंस देखते हैं तो ब्राजील। अब ये इतने दूर है, ये कैसे पॉसिबल है? ये दूर है, कैसे पॉसिबल है? तो हो ना हो ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो ब्राजील के प्लेटों से उस विन से जो ये सोना आया वो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, ऐसा हो सकता है। तो ये एक प्लेसर डिपॉजिट। दूसरा है लैमिंग बिहेवियर, हालांकि इसको लेके अभी लैमिंग के जो व्यवहार को लेके, लैमिंग ऐसे जीव होते हैं जो सुसाइड करते हैं, मास सुसाइड करते हैं, और ये सुसाइड है, आत्महत्या है। ये क्या करते हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री वगैरह है, उधर से नॉर्वे वगैरह है, तो यहाँ से ये जैसे कोई आगे ग्रीनलैंड जुड़ा हुआ होगा, तो ऐसे ये चलते हुए सीधा समुद्र के अंदर आत्महत्या कर देते। तो इसको लेके अभी तो शायद इसको लेके डाउट है अभी वर्तमान में, पर किताबों के अंदर लिखा हुआ है, तो इसलिए लेमिंग का जो बिहेवियर है कि भाई पहले ये चलते होंगे, पर इन्हें नहीं पता कि आगे भाई महासागर आ गया है, तो वो अपना जो वेस्टवर्ड मूवमेंट है वो करते रहते हैं। इसके अलावा पैलियोमैग्नेटिज्म है, पैलियोमैग्नेटिज्म ने भी बात कही है कि जो ये महाद्वीप वगैरह है, ये ये पैलियोमैग्नेटिज्म भी सपोर्ट करता है कि ये जो ड्रिफ्टिंग वगैरह है, इसको सपोर्ट करता है। और एक और है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हैरी हेस ने 1960 में जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग दिया कि महासागर एक दूसरे में, महासागरों का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। अब विस्तार हो रहा है तभी तो अफ्रीका और जो दक्षिण अमेरिका है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, विस्तार हो रहा है तभी तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी इसका एक एविडेंस हो गया। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया, पैलियोमैग्नेटिज्म हो गया, लेमिंग का बिहेवियर हो गया, प्लेसर का डिपॉजिट हो गया। तो ये बाद के एविडेंस है, ये बाद के एविडेंस है। बाद में इन्हीं के ही शायद कुछ असिस्टेंट वगैरह रहे होंगे शायद, साउथ अफ्रीकन एक ए एल डू टॉइट, एलेक्स एल डू टॉइट, ये विद 48 डायग्राम अफ्रीका फॉर्म्स द की। इसकी किताब का नाम है ओवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट। ये सवाल पूछा हुआ है, ये किताब किसने लिखी थी? ओवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट, मतलब वांडरिंग मतलब वांडरर क्या होता है, जो घूमता रहता है। तो ये महाद्वीप है, ये भी घूमते रहते हैं, तो ये वांडरर है। तो ओवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट ये बुक है, और ये लिखी थी ए एल डू टॉइट। ये साउथ अफ्रीकन थे, इन्होंने 1937 के अंदर एविडेंस की बुक लिखी थी, और इसमें कुछ 37 क्या 48 डायग्राम भी दिए हैं। तो ये इन्होंने लिखी थी ए एल डू टॉइट ने। इसके अलावा बाद में 1965 में 1965 में इसी बुलार्ड ने क्या है, एक मैप बनाया। इसी बुलार्ड ने कंप्यूटर की मदद से एक मैप बनाया था, आइसोबाथ मैप। क्या है, समान गहराई वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं? आइसोबाथ बोलते हैं। तो ये समान गहराई वाली रेखाओं को आइसोबाथ बोलते हैं। ये 500 फैदम पे बनाया था। 500 फैदम पे, कितना? 500 फैदम पे बनाया था। समुद्र तल से 500 फैदम पे, हो सकता है ऊपर वाला इतना कटा हो, नीचे वाला। तो इस लगभग ये जुड़ा हुआ आया था, लगभग जुड़ा हुआ आया था। बुलार्ड और उनके सहयोगियों ने बनाया था। ये बनाया था 500 फैदम की गहराई पे बनाया था। हालांकि जो एनसीईआरटी है उसमें ये गलत लिखा हुआ है। एनसीईआरटी है उसमें ये गलत लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में जो ये डेटा है वो गलत लिखा हुआ है। उन्होंने 1000 फैदम लिखा है, एनसीईआरटी में कितना लिखा हुआ है? 1000 फैदम लिखा है, तो वो गलत है, याद रखना। ये 500 फैदम है। अब देखो ऑथेंटिक ये है, अब उनमें लिखा हुआ है, तो ये कई बार हो सकता है कि वो मान ले कि कितने फैदम पे था, ऐसा तो पूछा तो नहीं है, पर इन्होंने 500 फैदम पे बनाया था, 1000 फैदम पे नहीं बनाया था। एनसीईआरटी में 1000 फैदम लिखा हुआ है, मैं पहले से ही आगाह कर देता हूं आपको। तो ये 500 फैदम, एक फैदम कितने का होता है? एक फैदम है वो 600 फीट का होता है। कितना होता है? सॉरी, 6 फीट का होता है। तो 6 कितना फैदम है? 500 फैदम। 500 गुणा 6 यानी कि 3000 फीट पे, 3000 फीट की गहराई पे ही ये बनाया था मैप। 500 इंटू 6 यानी कि 3000 फीट की आइसोबाथ पे बनाया था। ठीक है, तो ये बुलार्ड के सहयोगियों ने बनाया। तो बाद में भी प्रयास होते रहे। ये 1965 में बनाया, 1965 में। हाँ, और एनसीईआरटी में कितना लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में जो ये डेटा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1964 लिखा हुआ है, वो 1964-65 एक ही होगा लगभग। और कितना फैदम लिखा हुआ है? 1000 फैदम लिखा हुआ है।
1000 फैदम की आइसोबात पे लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी का डेटा है। इसके अलावा लेमूर, लेमूर ऐसे जीव है जो कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका के अंदर, मेडागास्कर के अंदर और भारत के अंदर पाए जाते हैं। वर्तमान में जीव, फॉसिल तो थे पर कुछ ऑर्गेनिज्म है पाई जाती है, तो ये जीवों में लेमूर है वो पाए जाते हैं। तो लेमूर के कारण इन तीनों को लेमुरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमुरिया। तो ये भी हो सकता है कि इसका एविडेंस है कि भाई ये जुड़े हुए थे तब ये जीव था और फैला हुआ है तब अलग हो गए तो भी सब जगह। इसके अलावा एक एम्फीबियंस भी होता है, दिख तो रहा है ऐसा रेप्टाइल जैसा। इसका नाम है लेबिरिंथोडोंटिया। ये फ्रेश वाटर का एम्फीबियन है। क्या है? मीठे पानी का एम्फीबियन है और पाया जा रहा है अंटार्कटिका में। तो वहां मीठा पानी नहीं है, मीठा पानी, और उसके फॉसिल पाए जा रहे हैं। तो ये प्रमाण है कि भाई कभी न कभी ये हो सकता है जो अंटार्कटिका है वो आज की जगह नहीं था। तो ये भी है। इसके अलावा एक मार्सुपियल कैटेगरी है। क्या है? मार्सुपियल। मार्सुपियल कैटेगरी है। इसके अंदर आपने देखा होगा कंगारू, हम कंगारू बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम को भी कंगारू बोलते हैं, क्रिकेट टीम को। तो कंगारू क्या है? अपने बच्चा है थैली के अंदर रखता है। तो ये मार्सुपियल जीव है। उसमें एक तो आता है कंगारू, दूसरा आता है ओपोसम। तो कंगारू पाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में पाया जाता है ओपोसम। ये इतने दूर है और यहाँ पे ये एक मार्सुपियल क्लास पाई जाती है। तो हो ना हो इस वजह से भी। और दूसरा कि भाई इंडोनेशिया इतना पास है, वहां ये नहीं पाया जा रहा कंगारू वगैरह, क्योंकि वहां जीवों का वितरण डिफरेंट है। वॉलेस लाइन का नाम आपने सुना होगा, वॉलेस लाइन का नाम सुना होगा। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सिमिलरिटी नहीं है, जबकि इतना दूर होके इनके जीवों में सिमिलरिटी है। तो ये मार्सुपियल क्लास हो गई। इसके अलावा डायनासोर का डिस्पर्जन देखें, डायनासोर का भी जो वितरण देखें अलग 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 कॉन्टिनेंट में, तो उससे भी मदद मिलती है कि भाई ये कॉन्टिनेंट है वो विस्थापित हुए, कॉन्टिनेंट है ड्रिफ्ट हुए। तो इस तरीके से हम इस थ्योरी को देखें तो थ्योरी कह रही है महाद्वीप विस्थापित हो रहे, हालांकि उन्हें समुद्र के नीचे के बारे में नॉलेज नहीं था उस समय। अगर उन्हें पता होता तो वो प्लेट टेक्टोनिक ही बना देते। पर ये थ्योरी शुरुआत थी एक कॉन्टिनेंट और ओशियन के वितरण को लेके। पर कॉन्टिनेंट तो विस्थापित हुए, वो अलग तरीके से हम प्लेट टेक्टोनिक में देखते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक का ये बहुत बड़ा आधार बनी। और फिर हैरी हेस का जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग आया, या फिर होम्स का कॉन्वेक्शन करंट थ्योरी आया। ये तीनों जो थ्योरी है, वैगनर की, होम्स की और हैरी हेस की, ये प्लेट टेक्टोनिक का आधार बनती है आगे जाके। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरी थी। हालांकि इनके बल जो थे वो सफिशिएंट नहीं थे, पर बाद में हमें पता चला कि इसके जो बल है वो अंदर की जो रेडियोजेनिक हीट है वो हो सकते हैं। फिर हमने प्लेट टेक्टोनिक में जो स्लैब का पुल है, रिज का पुश, स्लैब का पुल, ट्रेंच का सक्शन, एक तरीके से हम कहते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं प्लेट टेक्टोनिक के बलों में। एक तो रेडियोजेनिक हीट तो सबको पता है, इसके अलावा रिज का पुश, क्योंकि रिज पे नया नया लावा बाहर आता है तो पुश होता है, धक्का होता है। स्लैब है वो करती है पुल, खींचती है, और ट्रेंच करती है सक्शन। तो ये कुछ बल होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरीके से ये थ्योरी है बहुत बड़ा आधार बनती है प्लेट टेक्टोनिक के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर कमेंट करके बताना।